हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अगर आपकी एज भी 20 से 35 के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत बदल सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के लाइफ में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। हमारे आसपास की दुनिया आजकल बहुत तेज़ी से बदल रही है और इस बदलाव के साथ साथ हमारी जीवन शैली और फाइनेंशियल ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। महंगाई एकदम चरम पर है और आने वाले टाइम में और महंगाई बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन पर्पस यही होता है कि आप अपने आज के और कल के फाइनेंशियल खर्चों को प्लान कर सकें, जिससे आगे चलकर आपको परेशानियां ना हो। यह आपको अपनी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में और अपने फ्यूचर के टारगेट्स को अचीव करने में बहुत मदद करने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनका जन्म 1980 और 2000 के बीच हुआ है, उनके सामने फाइनेंशियल चैलेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आता है। जैसे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लोन, ये लोन उनको वर्तमान और भविष्य की फाइनेंशियल कंडीशन पर भारी पड़ता है। इसके अलावा आज के समय में जीवन के खर्चे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मकान, खाना और दूसरी सुविधाएं, उसके लिए भी आपको बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी का प्राइस भी आजकल बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि अच्छा मकान खरीदना, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत पैसा होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं और इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको आगे चलकर ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास तौर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपको नहीं ही होंगी। जैसे हम शादी और पार्टियों के लिए अपना बजट फिक्स करते हैं, ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए भी हमें एक बजट बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बजट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलिए जानते हैं। जब हम बजट बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बजट क्या है। बजट एक ऐसा प्लान है जिसमें आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का संतुलन बनाया जा सकता है, ताकि आप ओवर एक्सपेंसेस ना करें और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें, जिसमें आपकी सेविंग भी हो और आपके खर्चे भी सही रूप से चलते रहें। बजट बनाने के लिए सबसे पहले आपको मासिक आय को ध्यान में रखना चाहिए। खर्चों की लिस्ट बनाना चाहिए। इसमें किराया, बिजली बिल, खाना, घूमना फिरना, सभी हर तरीके का खर्चा इसमें मेंशन रहना चाहिए। और एक अमाउंट सेविंग के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। ये अमाउंट आपको लाइफ टाइम काम आएगा और बुरे वक्त में बहुत सपोर्ट करेगा। अच्छा, बजट तो बना लिया, लेकिन उसको फॉलो करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बजट बनाना। सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी ज़रूरी नहीं। कहाँ अपने खर्चे को कम किया जा सकता है, कहाँ अपने खर्चे को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं। और टाइम टू टाइम इसको नोट करते रहें और पैसों की बचत करते रहें। अपने सेविंग अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। सक्सेसफुल बजट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बजट का मेन पर्पस होता है आपकी आय और खर्चों के बीच संतुलन बना रहे, जिससे आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकें। सबसे पहले आप अपने गोल सेट करें। फाइनेंशियल गोल को स्पष्ट तौर पर रखें। ऐसा नहीं हो कि आगे चलकर मुझको 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं या 1 अरब रुपए इकट्ठे करने। नहीं, आपको अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से अपने गोल को फिक्स करना चाहिए, जो कि रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो। इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करते रहें। टाइम टू टाइम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करते रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ फिजूल खर्ची करी है और कहाँ से पैसा को बचाया जा सकता था या बचाया जा सकता है। फिक्स और वेरिएबल खर्चों को अलग अलग बांटना। अपने फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों को अलग अलग कर लें। फिक्स खर्चे जैसे कि किराया, EMI। वेरिएबल खर्चे वो होते हैं जैसे कि खाना, एंटरटेनमेंट। इन खर्चों को अलग करें। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि कहाँ पर खर्चों में कटौती की जा सकती है। इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहें। इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए आप कुछ तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कि आप किसी बजट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। गूगल पर ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जिनका उपयोग आप बजट बनाने के लिए कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप पर या PC पर और बल्कि अपने मोबाइल पर भी अपनी एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। आप ये सब एक रजिस्टर में भी मेंटेन कर सकते हैं। वो बिल्स को संभाल कर रखें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके मंथली खर्चा कितना हुआ। चलिए, बजट तो बना लिया, अब बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग्स कैसे करें।
सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग्स के टारगेट सेट करने की। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको सेविंग्स करने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला काम आप ये करें कि अपने सेविंग्स को ऑटोमेटिक मोड पर रखें। ऑटोमेटिक सेविंग मतलब कि अपने बचत खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करें ताकि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली ही आपके बचत में चली जाए। सेविंग्स के टारगेट सेट करना और उन्हें अचीव करना एक डिसिप्लिन प्रोसेस है जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करता है और आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए आपको सेविंग्स बहुत करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। ये भी एक सेविंग का ही रूप है, लेकिन ये थोड़ा अलग फंड होता है जिसको हम इमरजेंसी के टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बीमारी, नौकरी का छूटना या अन्य किसी तरह का कोई क्राइसिस हो, जैसे कि कोविड, अभी थोड़े दिन पहले कोविड आ गया था। ऐसे कोई भी क्राइसिस होने पर हम अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर सकें, जिससे हमें एकदम से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। कम से कम हमारे पास 3 से 6 महीने के रूटीन खर्चों का पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। आपको इस इमरजेंसी फंड को बिना किसी वजह के कभी यूज़ नहीं करना है। इसको सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही यूज़ करें, जिससे ये इमरजेंसी के टाइम में आपका सपोर्ट कर सके। तो अब इमरजेंसी फंड अगर आप इकट्ठा करेंगे तो इसको कहाँ इकट्ठा करें, कैसे इकट्ठा करें? कहीं इन्वेस्ट करें या फिर ऐसे ही कहीं किसी अकाउंट में डाल दें? नहीं, आपको अपने इमरजेंसी फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको उस पर कुछ % इंटरेस्ट मिलता रहे और आपको वो इमरजेंसी फंड धीरे धीरे ग्रो करता रहे। इसके लिए आप सबसे पहले सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट आप सेविंग अकाउंट में डालिए, वहाँ से बैंक आपको कुछ % का इंटरेस्ट देगी। आप FD कर सकते हैं, उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड माना कि थोड़ा रिस्की होते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है तो वो आपको पैसे डबल भी करके देता है। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके पैसे को 41% भी ग्रो करके देते हैं। अगर म्यूचुअल फंड पर भी आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं, हम म्यूचुअल फंड पर भी एक वीडियो बनाकर लाएंगे। इन सभी ऑप्शन से आप अपने इमरजेंसी फंड को सिक्योर कर सकते हैं और हमेशा निश्चिंत रह सकते हैं कि कभी भी इमरजेंसी होगी तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट रखा हुआ है उस इमरजेंसी से निपटने के लिए। अब डेब्ट को कैसे मैनेज करें, ये भी एक समस्या होती है। अगर आपके ऊपर भी कर्जा है, डेब्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के थ्रू एनालाइज करना होगा। अपने सभी डेब्ट की लिस्ट बनाएं और उनकी इंटरेस्ट रेट और पेमेंट ड्यू डेट नोट करें। एक बजट बनाएं जिसमें आप अपने डेब्ट को प्रायोरिटी के साथ मैनेज कर सकें। अगर पॉसिबल हो तो एक्स्ट्रा इनकम या सेविंग को आप डेब्ट के रीपेमेंट के लिए एलोकेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं जो आपको स्टेप बाय स्टेप डेब्ट से निकलने में मदद करे। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेब्ट को पे करें। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनको सबसे पहले पे करें। एक और अप्रोच है डेट स्नोबॉल मेथड, जिसमें आप पहले छोटे डेब्ट्स को चुकाते हैं और फिर बड़े डेब्ट्स पर फोकस करते हैं। क्रेडिट स्कोर को भी इम्प्रूव करके रखें। टाइमली पेमेंट करें, क्योंकि पेमेंट हिस्ट्री आपका क्रेडिट स्कोर का मेजर फैक्टर है। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को 30% या उससे कम रखने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10,000 का क्रेडिट लिमिट है तो 3,000 से ज़्यादा यूटिलाइज ना करें, इससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। चलिए तो अब हम बात करने से स्टार्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इन्वेस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी करंट वेल्थ को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यू और रिटर्न जनरेट कर सकें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस को समझना ज़रूरी है। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है आप कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स डायरेक्टली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पर डिपेंड रहती है। तो सबसे पहले नंबर पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी अच्छी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसे आप लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए अपनी पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ आप गवर्नमेंट या कंपनी को लोन देते हैं और रिटर्न में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है। बॉन्ड्स जनरली लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं और इनका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड होता है। तो आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं और अपने पैसे को रिस्क फ्री रखना चाहते हैं तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर अपनी मनी को एक फंड मैनेजर के पास इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर इस मनी को वेरियस स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं जो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं। रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। एस्टेट में आपको सबसे कम रिस्क फेस करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने में यूज किया जाता है। गोल्ड की वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहती है और इसकी लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदों के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम 5 साल या उससे अधिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसके फायदे होते हैं जैसे कि कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है आपको, इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न्स हाई होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़े टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि 1 साल से लेकर 5 साल। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लिक्विड होते हैं जो आपको अपने फंड्स को क्विकली एक्सेस करने में मदद करते हैं, जिससे आप जब चाहें अपने फंड को निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपकी फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट ओरिजिन के बेसिस पर होना चाहिए। दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट के अपने अपने बेनिफिट हैं और कुछ लॉसेस भी हैं। इन्वेस्टमेंट तो हो गया, अब बात आती है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट के लिए भी एक अमाउंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमें रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले जानते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। सभी को रिटायर्ड तो होना ही है, एक समय पर सभी को रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। आज के फास्ट और डायनामिक लाइफ स्टाइल के बावजूद रिटायरमेंट एक ऐसा स्टेज है जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग कई अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, जैसे EPF, EPF, NPS। चलिए इसको समझते हैं ये क्या होता है। EPF एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें आपकी मंथली सैलरी का एक परसेंटेज ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट होता रहता है। इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता रहता है। EPF का बेनिफिट ये है कि इस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और रिटर्न भी डिसेंट होते हैं। EPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। EPF एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड के साथ आती है। इसमें आपको एक टैक्स डेडिकेशन मिलता है और इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड किया जाता है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें अर्ली स्टार्ट करना, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट और रेगुलर रिव्यू ज़रूरी है। वीडियो के एंड में हम बात करते हैं आज के लास्ट पॉइंट के बारे में, जो है इंश्योरेंस। जी हाँ, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ के आज के और आपकी लाइफ आपके बाद के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देता है, मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करता है, जिससे आपको लार्ज हॉस्पिटल बिल का सामना नहीं करना पड़ता। लाइफ इंश्योरेंस आपको डेथ के बाद फैमिली को फाइनेंशियली फंड प्रोवाइड करता है, जिससे उनके डेली एक्सपेंसेस और फ्यूचर नीड कवर हो सके। इसके टाइप के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरे नंबर पर आता है लाइफ इंश्योरेंस। सही इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे चुनें, ये भी एक चर्चा का विषय है। सही इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करने के लिए पहले अपनी फाइनेंशियल नीड को और गोल्स को समझें कि आपके फाइनेंशियली क्या नीड है और आपकी गोल्स क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नेटवर्क, हॉस्पिटल, कवरेज अमाउंट और प्रीमियम को कंपेयर करें। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस को ध्यान में रखें। अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से पॉलिसी का सिलेक्शन करें। इंश्योरेंस एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से पॉलिसी की डिटेल्स को समझें। पॉलिसीज़ की बारीक से बारीक डिटेल्स को समझें। पॉलिसीज़ की टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से पढ़ें कि कोई हिडन क्लाउज ना हो। आपको अपनी नीड्स और बजट के हिसाब से बेस्ट पॉलिसी चूज करना चाहिए जो आपकी फाइनेंशियली सिक्योरिटी को इंश्योर करे। इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इसेंशियल पार्ट है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में सही इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व की चर्चा की। सही बजट बनाना, डेब्ट को कंट्रोल करना,
इन्वेस्टमेंट के सही ऑप्शंस को चुनना और रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग, ये सब कुछ हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। सही फाइनेंशियल प्लानिंग आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ शेयर करें। नीचे कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।